नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 जून की शिफ्ट 3 का पेपर। और काफ़ी लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे थे, मतलब डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे कि टफ क्वेश्चन करवा दो, अच्छे क्वेश्चन करवा दो, इससे जल्दी करवा दो। भाई देखो, इतनी जल्दी तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, जितना टाइम होगा उसी के हिसाब से चलेगा। और उसके बाद जैसे साथ साथ शिफ्ट होती जाती हैं तो मैं कैलकुलेशन भी करता हूं, तब हम अच्छे से क्वेश्चन निकाल पाते हैं। ऐसे पता लगता है हम पढ़ के तो निकल जाएं और पता लगे वो सवाल कैलकुलेटिव हो, तो वो एक अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। तो जब तक हम वो पूरे शिफ्ट नहीं करवा लेते तब तक आपको बेस्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं मिलने वाले। मिलेगी जो चीज़ वो अच्छी ही चीज़ मिलेगी। और जो लोग केवल अच्छे क्वेश्चन के पीछे भागते हैं वो एक बार चेक करना शिफ्ट में कितने क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 22 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो इजी है ना, तो उनको पहले करना जरूरी है। क्योंकि वो 22 क्वेश्चन अगर आप जल्दी कर लोगे तो ये 3 क्वेश्चन जो टफ आए हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा खेल चलता है कि टफ क्वेश्चन के पीछे भागो, इजी से कोई मतलब नहीं है। इजी में टाइम ही नहीं बचाना, ना स्टेप्स कटिंग करनी, ना कुछ करना है। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा था ये पाई चार्ट दिया गया था, तो कह रहा कक्षा 8 और 9 में नामांकित विद्यार्थियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें 1250 ये टोटल का मान दिया गया था, ठीक है 1250। और हमें निकालना है कक्षा 8 वाले पे पहुंचो और ये 9 वाले पे पहुंचो, यानी कि इन दोनों को सम करना पड़ेगा, यानी कि 46 का मान। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन ऐसे कर लो, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 0 5 छक्का 30, 5 चौकू 20 और 3 23 हो गया, बटे में 4 हो गया। आप कर लो यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। अगला सवाल, दुकानदार क्रय मूल्य पर इतने की हानि पर सामान बेचता है लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है, उसका परसेंटेज लाभ क्या है। भाई ऊपर हम ग्राहक की चीज़ें लिखते हैं, नीचे हम दुकानदार। सबका लिखने का तरीका अपना अलग अलग होता है, बाकी चीज़ें सभी लोग सेम करते हैं। वो 82% हानि पर बेच रहा है, यानी कि कह रहा है 100 रुपये की चीज़ हम 82% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 18 रुपये में। लेकिन 28% कम वजन दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह, या 100 ग्राम मान लो, 100 ग्राम की जगह पे 28% वो कम दे रहा है। इसका मतलब अपने पास से 72 ग्राम दे रहा है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 18 चौक 72 हो गया, यानी कि 1 बटे में 4 आया, यानी कि 4 रुपए की चीज वो 1 रुपए में बेच रहा है। तो उसे घाटा कितने को रहा, 3 पर। किस पे, 4 पर। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 75% आंसर। अगला सवाल, एक आदमी एक गाय इतने रुपए में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 10% का लाभ, यानी कि 110 का मान दिया गया था हमको 22,000, और इसमें बिल्कुल भी पेन चलाना नहीं था, आपको केवल ऐसे लिखना था 114 गुणे में 2 बस। क्योंकि आपको पता है 110 बराबर 22,000 है, 114 बराबर निकालना, तो 114 में 2 ही तो गुणा करना था, आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं भाई, 100 की चीज़ है, 10% प्रॉफिट 110 हो गया, 14% लाभ 114 हो गया, इस हिसाब से चलता है। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है जबकि राजन उस दीवार को गिरा रहा है। अमन 15 दिनों में पूरी तरह से दीवार बना सकता है जबकि राजन को दीवार को पूरी तरह गिराने में 20 दिन लगेंगे। यदि वे एकांतर दिन में काम करते हैं तो अमन पहले दिन काम करता है, तो कितने दिन में पूरी दीवार पहली बार बनाई जाएगी। देखो, अमन था, यहाँ पर राजन था, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में गिराने के लिए कह रहा था, गिराने में, ठीक है। अब यहाँ पर 60 एलसीएम ले लिया, 15 चौकू 60 और 20 तियां 60। ये दीवार बना रहा था, ये गिरा रहा था। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि कोई चीज़ जैसे बंदर चढ़ता है उतरता है, कोई चीज़ होता है काम बनाता है कोई बिगाड़ता है, तो जो भी टोटल काम आया हमने एलसीएम लिया 40 और जो पहली बार में बनाया जा रहा है उसको माइनस कर लो, तो बचा कितना, 56। अब 56 पे काम करना है हमें बस। उसके बाद तो आप समझ जाओगे ऐसा क्यों किया। देखो, पहला वो 4 बनाया, दूसरा आया 3 गिरा के चला गया, यानी कि काम कितना हुआ, 1 हुआ। कितने दिन में, 1 दिन में काम हुआ। यानी कि ये अगर हम 56 काम करवाएंगे तो कै दिन में हो जाएगा, 56 दिन में, सॉरी 2 दिन में हुआ, क्योंकि पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने किया। तो ये 56 गुना हो रहा है, इसका भी 56 गुना कर देंगे, तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10, 11 हो गया, 112 हो गया। अब भाई साहब ये पूरा एक सर्किल घूम चुका है, 1 दिन बनाएगी 1 दिन गिरी, 1 दिन बनाएगी 1 दिन गिरी, सर्किल घूमता रहा। अब नंबर किसका आ जाएगा, इन भाई साहब का आ जाएगा, फिर से बनाने वाले का। तो पहले 1 दिन का काम जो था ना वो हमने पहले ही हटा दिया, तो ये भाई साहब आएंगे, ये 4 काम बचा हुआ पहले वाले 4 बना देंगे 1 दिन में आके, यही 1 दिन इसमें जोड़ देते, 113 आंसर आ जाता। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे बंदर चढ़े उतरे वो होता है, उस टाइप के भी सवाल आते हैं तो वहां से भी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होगे।
तालाब की बीमा इतनी दी गई, धारिता हमें बतानी थी। अब यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16, लिखना 1 भी % नहीं, इसमें लिख रहे हो तो टाइम फिर गया। सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का परसेंटेज क्या है। अब ये देखो पास्ट स्टूडेंट है और ये अपीयर्ड है, तो हमें इससे तो मतलब नहीं है पास वाले से, हमें ये देखना है सेक्शन ई में कितने हैं। सेक्शन ई वाला भाई ये रहा, यानी कि 58 डिग्री है टोटल, पूरा एक सर्किल पे कितना बनेगा 360 डिग्री है, गुणे में 100 कर दो, हमें इसी का मान निकालना था। तो 0 से 0 हो गया और 4 नेम 36 हो गया, और इधर करेंगे ऊपर तो 4 एकम 4 हो गया, 0 को भी इसी में इंक्लूड कर लिया है। 1 बचा, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, बचा कितना 5, 9 चक्का 54, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9 यानी कि 16.1% आंसर। अगला सवाल, अब इसमें दिया गया कह रहा समीकरण थीटा के कितने मानों से संतुष्ट होता है। तो सबसे पहले तो हिंदी इंग्लिश में ये अलग अलग है। आप एक चीज़ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, कितने भी एंगल रख लो, थीटा की जगह कुछ भी रख लो, ये हमेशा सही होगा, तो इसके कितने होंगे, अनंत मान होंगे। ठीक है, हिंदी में अगर देखा होगा किसी ने सवाल तो थोड़ा सा दिक्कत में आया होगा, हो सकता है स्क्रीन पे सही दिख रहा हो, PDF में ऐसा हो गया हो। एक फल विक्रेता के पास 10 केजी सेब और 5 केजी अंगूर है। 1 केजी सेब की कीमत इतने और 1 केजी अंगूर की कीमत इतने। उसने अपने सारे फल बेच दिए, फल विक्रेता को प्राप्त औसत राशि कितनी है। तो देखो 5 और 10 केजी थे, हम इनका रेशियो बना लेते हैं। हम कह रहे 2 सेब था और 1 केजी अंगूर था, यानी कि सेब की कीमत इतनी थी, अगर हम टोटल कीमत लिखते तो ये हो जाती। अंगूर की कीमत 1 केजी बचा है, यानी कि 1 केजी की कीमत 105 हो गया, बटे में टोटल कितने केजी हैं, 3 केजी से भाग करना है हमें। ठीक है, तो 9 4 13 5 18 हो रहा, और 5 1 6 3 से कट भी जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, इधर 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 2 3 6 प्लस का 35, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 98। ठीक है, अब वैसे भी अगर इतनी कैलकुलेशन करी थी ना तो ये तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि 2 पंजे 10 वगैरह बन गया था, और 3 का मल्टीपल आपने देख लिया, और 100 बनने के लिए आपको साफ साफ पता लग जाती चीज़ें। अगर 100 बन रहा होगा आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये 100 बनने वाला है, तो ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। कह राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या इतने की विभाजित की जांच करने के लिए देता है। श्याम राम से कहता है कि यह संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम राम से पूछता है यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें तो यह संख्या किससे विभाजित होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये संख्या लिखी गई, इस नंबर को आप किधर भी कर लो, 57 से डिवाइड है, 19 तियां 57 होता है। इन नंबरों को किधर भी लिख लो, चाहे आगे लिख लो पीछे लिख लो, इनको अगर जोड़ोगे ना, इनको जोड़ोगे तो ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको नंबर किधर भी कर लो वो हमेशा 3 से डिवाइड होगी। और कुछ लिखना ही नहीं था आपको, ऑप्शन में देखना ही नहीं था, अगर आपकी थोड़ा बेसिक क्लियर होता आराम से आ जाता। कह रहा था दिया गया था यदि कुल आय इतने रुपए शिक्षा और किराए पर खर्च किए गए राशि के बीच अंतर कितना है। शिक्षा और किराया कहाँ चला गया, ये चला गया, दोनों पास ही लिखे था, अंतर कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो खत्म हो गया। 7056 कहीं लिखा है भाई, 100 बराबर आपको ये दिया गया और इनका डिफरेंस दोनों का 10 आया, तो कुछ करना ही नहीं है, सेम नंबर लिख देना है नीचे। करा 21 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, 22 में इसमें 10% की वृद्धि हुई, 22 के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 21 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। क्या कह रहा 21 के अंत में, यानी कि हमें ये जो मान दिया गया था 110 बराबर में कितना आया था 47520 और 100 बराबर निकालना था। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी होती है, सवाल में गलत होने के चांस इन्हीं से ज्यादा होते हैं। तो 11 चौक 44 हुआ, 3 बचा, 11 तियां 33, 11 दूनी 22, 432 आंसर। नहीं समझ में आई। देखो ये अगर हम यहाँ से देखते तो यहाँ से आगे पहुंचेंगे 8% की वृद्धि, तो ये 108 हो गया। अब ये 2021 के लास्ट में पहुंच गए। अब अगर इसको हम 100% मान लें, इससे हम कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो 110 बटे में 100, इसका मान दिया गया था 47520। अब हमें इसी का मान निकालना, तो इसको यहीं छोड़ दो, 110 से डिवाइड कर दो, 100 का गुणा कर दो। बस सवाल अच्छे से पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे तो दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय में इतने संख्याएं केवल पुरुष और महिला है, जिसमें से 60 महिलाएं हैं, 60%। महिलाओं की औसत ऊंचाई इतनी है, पुरुष की औसत ऊंचाई इतनी है। निकाय के संख्याओं की औसत संख्या देखो 60% महिलाएं हैं तो 4% पुरुष रहे होंगे, तो 20 दूनी 40, 20 तियां 60 भाई। और कह रहा महिलाओं के एवरेज 162
पुरुष का 168 हो गया। अब इनका एवरेज मान के कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, जैसे डिवीजन मेथड होता ना, तो 170 हमने एवरेज मान लिया। अब ऐसा नहीं करना कि ये एग्जैक्ट नंबर निकाल रहे हो तब यहाँ पर कर रहे हैं। रेशियो आप कोई भी नंबर निकाल लो, 750 का 60% और 40%, रेशियो यही बनना है। तो उस पर क्यों हमें टाइम देना, हम 3 और 2 से निकाल लेते ना एवरेज। एट द एंड हमें एक एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है, वही करना है। तो ये कितना कम हो गया, ये 8 कम हो गया, ये 2 कम हो गया। तो ये एवरेज में हुआ ना, टोटल 2 नंबर थे तो ये 4 कम हो गया, इधर टोटल 24 कम हो गया। यानी कि यहाँ पर टोटल देखें तो 24 4 28 कम हो गया। ये 170 से टोटल एवरेज 28 कम होगा, लेकिन एक लोगों में कितना होगा, हमारे पास टोटल कितने थे, 5 मान के चल रहे थे, 5 से भाग कर दो तो 5 25, 5 छक्का 30, 170 से अगर 6 घटा देंगे तो 164.4 आंसर आ जाएगा। बाकी आप गुणा करके भी कर सकते थे, बिल्कुल आसान था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना में सबसे कम छूट मिलेगी। भाई देखो 5% की 2 एकल छूट है, यानी कि 5 और प्लस का 5 माइनस का 5 गुणे में 5 बटे में 100, तो 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 से 25 यानी कि 0.25 घटाना है, 10 से 0.25, तो 10 से पूरा 1 घटा देते हैं तो 9 बचा। 100 से 25 घटा दो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 75, ये यहाँ पर छूट आ गई। 10% की एकल छूट आ गई, ठीक है। यहाँ पर 8 और 2 की 2 क्रमिक छूट है, तो 8 प्लस का 2 माइनस का हो गया 8 गुणे में 2 बटे में 100, तो यहाँ पर 8 2 10 माइनस का 8 दूनी 16 0.16 हो गया। अब एक चीज देखो, वैसे अगर पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर ना भी करते तब भी बन जाती, क्योंकि 10% की यहाँ पर छूट हो रही, इसमें से 2.25 घटा रहे, इसमें से 0.16 घटा रहे, सबसे ज्यादा इसी में से घटाया जा रहा तो सबसे कम छूट इसी में मिलेगी। बाकी घटा लो, 10 से 1 गया 9 हो गया, 100 से 16 गया 84, यहाँ पे 9.84, यहाँ पर 9.75, यानी कि सबसे कम छूट किस में मिल रही, फर्स्ट वाले में। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो आसान सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, हमने इधर कर दिया प्लस का 3xy कर लो और फिर माइनस का 3xy कर दो। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बन गया और ये माइनस का 3xy हो गया, यानी कि ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। इतना लिखना नहीं पड़ता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 100 हो गया, माइनस का 12 3 36 हो गया, यानी कि 64 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये भी आसान लिखा हुआ, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की जगह यहाँ पर 8.25 लिख दिया है और b की जगह लिख दिया है 0.25, ठीक है। तो इसको जब खोलोगे तो a क्यूब और फिर माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 लिखा 8.25, अब इसको देखना 3a स्क्वायर बी हो गया और इधर प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3ab स्क्वायर हो गया। तो देखो एक बार b का स्क्वायर आया होगा, कहाँ पर है भाई, तो a का तो यहाँ पर है और b का हमारे पास 0.25 ये लिखा स्क्वायर। अब इसमें क्या हुआ, 3 का गुणा करके लिख दिया, इसमें 3 का गुणा नहीं किया, बस ये अंतर लिख दिया। तो ये अगर पकड़ पाओगे आसानी से हो गया होगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत होने वाली थी। तो 8.25 माइनस का हो गया 0.25, ठीक है, इसका होल क्यूब, यानी कि 512 हो गया, 512 बटे में 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया, तो 8 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला सवाल कह रहा था इसके चतुर्थ अनुपाती, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, 56 गुणे में 63 बटे में 42, ये चतुर्थ अनुपात हो गया, ठीक है। फिर कह रहा था इसके चतुर्थ अनुपाती का अनुपात क्या होगा, भाई यहाँ पर रेशियो बना दो, खत्म करो सवाल, ये हटा ही दो। तो 273 इंटू में 153 अपॉन में 189। हमेशा ध्यान रखो अगर ए बी सी नंबर दिए जाए, चतुर्थ अनुपात की बात हो तो बी इंटू में सी अपॉन में ए, नहीं तो फिर ऐसे लिखो ए अपॉन बी, बी अप और सी अपॉन में चतुर्थ जो अनुपात निकालना है, यानी कि फिर यहाँ से गुणा भाग करो तब लिख लो चाहते। तो 7 में 63 हो गया, 7 6 42 हो गया, और इधर क्या कर सकते हैं 9 से 5 3 8 1 9, तो 9 एकम 9 9 7 63 हो गया। और क्या कर सकते हैं 3 दूनी 6 3 6 18 3 3 9 हो गया, यानी कि 63 आ गया। तो 9 3 27 तो हो नहीं सकता, 3 नेम 27 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 हो गया, 21 आ गया। और 7 से कटेगा बिल्कुल, यहाँ पर 7 एकम 7 7 3 21 हो गया, ये 7 8 56 हो गया। अच्छा ये 2 से ये कट जाएगा ना, तभी मैं कहूँ ये 84 बनेगा कैसे, 21 चौक 84 हो गया, 17 3 51 हो गया, 17 एकम 17 और 5 हो गया 22, ठीक है। तो कैलकुलेशन का खेल था, बाकी आपको लिखना फास्ट आना चाहिए, अगर लिखना फास्ट आ जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
कह रहा ए से बी तक यात्रा करते समय राघव 1/4 दूरी इतने की चाल से तय करता है, अगली चौथाई दूरी वो इतने से, अगली चौथाई दूरी इतने से और अंतिम चौथाई दूरी इतने की चाल से तय करता है। ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीष अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का 1/4 भाग इतने की चाल से यात्रा करता है, अगले चौथाई भाग इतने की चाल से, कुल समय का अगले चौथाई भाग इतने की चाल से और उसकी यात्रा हेतु लिए गए कुल समय का अंतिम चौथाई भाग इतने की चाल से तय करता है। यदि अपनी यात्रा के दौरान राघव की कुल औसत चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और मनीष की z किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दी गई है तो z माइनस वाई का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बस कैलकुलेशन है सवाल में, बाकी पढ़ने में ही टाइम लगेगा, बाकी बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1/4 दूरी, ठीक है, वो 10 की चाल से, फिर अगली चौथाई दूरी 2 बार हो गया, फिर अगली चौथाई दूरी, फिर हो गया अंतिम चौथाई दूरी, यानी कि 4 बार आया 1/4 1/4। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसी का एलसीएम मान लेते हैं, डिस्टेंस माननी पड़ेगी ना, 1/4 1/4। हमने मान ली टोटल डिस्टेंस 12, यानी कि यहाँ पर हम टोटल 12 लिख लिया। अब 1 जा रहा 3, फिर 3 फिर 3 फिर 3 हो गया, लेकिन पहली जो डिस्टेंस गया है भाई, ये हम डायरेक्ट टाइम निकाल रहे हैं। टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस होता है, डी अपॉन में एस होता है, तो वही कर रहे हैं। डिस्टेंस 3 मिल गई, 10 की चाल से गया, फिर अगली वो 15 की चाल से गया, फिर अगली वो कितने के 20 की चाल से, अगली वो 30 की चाल से। ये टोटल समय हमें यहाँ से निकल आ जाएगा, यानी कि ऊपर हमने 3 ले लिया कॉमन, नीचे देखना 60 एलसीएम बन रहा है क्या, 60 एलसीएम ले लिया, तो 10 छक्के 60 प्लस का 15 चौकू 60 प्लस का 20 तियाँ 60 प्लस का 30 दूनी 60, 6 4 10 3 13 13 और 2 15 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 3/4 आ गया। यानी कि अब यहाँ पर जो 3/4 हमारा निकल कर आया है, ये वाला मान, ये टाइम आया, तो इसको कर देंगे 3/4, 4 ऊपर चला गया, 3 चौकू 12 4 चौकू 16 यहाँ पर आ गया। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, में जो उसने कहा ना थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कह दिया कि यात्रा में लगने वाले कुल समय, यहाँ पर क्या कह रहा था, यात्रा करते समय राघव की 1/4 दूरी की बात कर रहा था, यहाँ पर कर रहा समय की बात, ये चीज ध्यान रखना। तो फिर 1/4 भाग हो गया, फिर कह रहा था अगला 1/4 भाग, फिर कुल समय का अगला 1/4 भाग, और कह रहा था इसमें 3 ही तक था क्या, अंतिम चौथाई भाग, इसमें भी 4 था। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस की नहीं, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन में, हमारे पास कौन था, मनीष था, इसके लिए हम टाइम टोटल क्या मानेंगे, यहाँ पर भी 1/4 1/4, हमने टोटल टाइम यहाँ पर 12 माना। यानी कि अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो 1/4 करेंगे तो 3 हो गया यहाँ पर टाइम, फिर ये 3 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। यानी कि अब हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन में स्पीड दी गई। यानी कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू में टी होता है, यही तो होता है। तो हमें वही करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर अगर देखते हैं तो डिस्टेंस, तो ये गया था पहला 10 की चाल से, दूसरा गया था 15 की चाल से, और तीसरा गया था 20 की चाल से, और चौथा गया था 30 की चाल से। यानी कि ये 30 हो गया, 15 3 45 हो गया, ये 90 हो गया, सॉरी 60 हो गया, और ये 3 3 9 90 हो गया। यानी कि अगर इनको सबको हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 5, और 4 3 7 7 6 13, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो गया, 225। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। यानी कि टोटल डिस्टेंस 225 बटे में 12 हो गया। तो इधर करेंगे 12 कम 12 10 बचा, 12 8 96 हो गया, और बचा कितना है, 9 बचा है ना, 12 8 96, 9 6 15, 9 बचा, 12 7 84, 12 5 60 हो गया। ये एवरेज स्पीड किसकी आ गई, ये भाई साहब मनीष की आ गई। बस खत्म हो गया सवाल, दोनों का डिफरेंस करना था, 18.75 माइनस का 16 करना था, आंसर आ जाता। ये तो समझ गए ना ये कहाँ से आ गया, ये 16 यहाँ पर था और ये था, यानी कि डिफरेंस किया तो 18 6 गया 2.75, आंसर आ गया। कैलकुलेशन का था पूरा सवाल, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप कर ना पाए। अगला सवाल, यदि त्रिभुज के कोण इतने अनुपात में सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोणों के बीच अनुपात क्या होगा, अंतर क्या होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे, 9 7 16, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, बाकी इनको जोड़ लो, 26 हो गया, 36 36 बराबर 180 दिया गया, और हमें निकालना क्या, 7 बराबर, यानी कि 18 दूनी 36 और 5 बार चला जाएगा, यानी कि 35 आंसर। बहुत आसान था। अगला सवाल कह रहा था, एक विद्यालय में 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 32 अंक थे, निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो देखो बी के लिए वो ये कह रहा था 7/11, यानी कि कुल अंकों का, कुल अंक तो थे ही इतने,
तो इतना हो गया। फिर दूसरी कंडीशन में उत्तीर्ण अंक का 160%, बहुत बढ़िया बात है। तीसरे में 12/19 यानी कि 80 का 12/19। फिर चौथे में 72% यानी कि 80 का 72% अंक लिए। देखो 80/100 सब जगह है, यहाँ पर नहीं था, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। यहाँ पर कर देंगे 80/100। देखो 80 गुणे में 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बन गया 64 गुणे में 80/100 बन गया। यानी कि इसको अगर लिखते तो 64 गुणे में 80/100 लिख दिया। और यहाँ पर भी 100 की नीचे कमी है तो 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे गुणा। तो एक चीज़ बताओ, 80/100, 80/100, 80/100, 80/100 कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना? 700/11। इधर बच गया 64, इधर बच गया 1200/19 और इधर बच गया हमारे पास 72। अब इसमें देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें मिनिमम वाला निकालना है। तो 11 छक्का 66 हो गया, बचा कितना? 4। फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 11 तियां 33 हो गया, यानी कि अब ये भी 64 वाला भी नहीं हो सकता। इधर करेंगे तो 19 सत्ते 133 हो गया, 19 छक्का 114, 6 बचा, 19 तियां 57 हो गया। ऑलमोस्ट बराबर आ रहे। ये वाला तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो देखो सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो मेथड सीखा होगा ना। रेशियो चेक कर, रेशियो में कोई संख्या यानी कि भिन्न दिए हो, कौन सा छोटा बड़ा। 19 सत्ते 133 और 11 का 12 में गुणा करेंगे 132 किस में ज़्यादा आ रहा है? ये, यानी कि कम कौन सा? ये, यानी कि तीसरा वाला। आंसर लगा दो। समझ गए ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। दिया गया था PQR में AB 7 है और ये 8 दिया गया था, ये दिया गया था। कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। अब देखो यहाँ पर PQ 7 है, AB 7 है, यानी कि AB जहाँ AB 7 होगा 7 8 9 पहले तो सर्वांग सम होंगे, सभी में लिखा हुआ, सभी कॉन्ग्रुएंट बना रहे। जहाँ AB लिखा होगा वहीं PQ लिखा होगा। देखो AB लिखा, PQ लास्ट में लिखा, हटा दो। जहाँ AB लिखा वहीं PQ लिखा होगा, PQ तो एक छोड़कर लिखा, हटा दो। जहाँ AB लिखा वहीं PQ लिखा, जहाँ AB लिखा वहीं PQ नहीं लिखा, हटा दो। अब AC में 9 है, यहाँ पर PR में 9, जहाँ AC लिखा होगा वहीं PR लिखा होगा, जहाँ AC लिखा है वहीं PR लिखा है। अभी भी नहीं अगर मिलता और ऑप्शन मैच कर जाते तो BC 8 है, QR 8 है, जहाँ BC लिखा होगा वहीं QR लिखा होगा। BC यहाँ लिखा, यहाँ QR लिखा, आंसर खत्म। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई चित्र नहीं बनाना। ऐसी 5 अंकों वाली संख्या है जो 15 से विभाज्य y और z के गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या होगा? 725YZ हो गया। अब 15 से विभाजित के लिए 5 3, 5 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट में 0 या तो 5 चाहिए, लेकिन हमें अधिकतम गुणनफल चाहिए, यानी कि इसका मतलब हमें लास्ट में 5 रखना ही पड़ेगा। इसकी हमारी मजबूरी बन गई, अधिकतम वो बोल दिया। अब यहाँ पर देखना, इनको जोड़ लेते 3 का मल्टीपल पता लग जाएगा। 7 दोनों तो हटा ही दो, 5 5 10, 10 की जगह हम अधिकतम क्या रख सकते हैं? y की जगह 8, क्योंकि हमें 7 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का y प्लस का 5 बटे में 3, लेकिन ये डिवाइड तो हो जाए इसका 3 से, लेकिन y का हमें अधिकतम मान रखना पड़ेगा क्योंकि अधिकतम वैल्यू पूछी। तो 7 2 9 3 से डिवाइड होता है, 5 5 10 8 18 आ रहा, 8 रख सकते हैं। 8 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 8 आ गया और z बराबर 5 था, आंसर 40। अगला सवाल, मनीष ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निश्चित मूलधन का निवेश किया। यदि उसे 1 वर्ष के बाद इतना ब्याज मिलता है तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन। इतना आसान, साधारण ब्याज खत्म भाई। प्रिंसिपल ये रहा, 10% रेट होगी, बटे में 1 और गुणे में 1 और बटे में 100 बराबर में 72780, आंसर लगा दो। अगला सवाल, वैल्यू पूछी। देखो इसके लिए एक फिक्स हमने आपको बताया था, अगर याद कर लेते उस टाइम तो मतलब वैसे भी हो जाती चीजें, लेकिन अब ऐसे कर लोगे तो आसान रहता ना थोड़ा। बस खत्म हो गया सवाल। बड़ी भुजा के सामने बड़ा एंगल, छोटी भुजा के सामने छोटा। अगर वीडियो को देखोगे जाके, ट्रिक वाला एक होगा, प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें देखना ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से साइन 75 हो गया, साइन 75 का निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हो गया हाइपोटेनस, और प्लस में साइन 15 अब यहाँ से लेखें तो परपेंडिकुलर हो गया √3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2, यानी कि √3 प्लस का 1 प्लस में √3 माइनस का 1 अपॉन में हो गया 2√2। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2√3 अपॉन में 2√2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी कि ऊपर हो गया √6 अपॉन में 2, ये आंसर। अगला सवाल, एक कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से संबंधित है और 1/5 कर्मचारी कला पृष्ठभूमि से संबंधित है। शेष कर्मचारी या तो निरक्षर हैं या वाणिज्य पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। निरक्षर कर्मचारियों की संख्या 300 है,
ठीक है। और जो वाणिज्य पृष्ठभूमि से संबंधित कर्मचारियों की संख्या से 1/2 है, कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से संबंधित है। भाई 35% का मतलब क्या होता है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 7/20 हो गया और 1/5 हो गया। हमने टोटल मान लिया कि 100 लोग थे, तो 7/20 करेंगे तो 20 पंजे 100 और 35 आ गया, यहाँ पर 35% वैसे भी आ जाएगा। फिर करेंगे 1/5 यानी कि 5 दूनी 10 20 हो गया। ये किससे थे, ये विज्ञान यानी कि साइंस बैकग्राउंड से थे, यानी कि साइंस बैकग्राउंड ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा किससे थे, आर्ट से, यानी कि ये आर्ट वाले हो गए। फिर कह रहे थे शेष बचे कितने, 30 20 50 5 55 यानी कि 45 बचे। कह रहे या तो इलिटरेट है, ठीक है, और कह रहे थे कॉमर्स बैकग्राउंड से, ये भी ठीक है। फिर कह रहा था कि जो कह रहा था पृष्ठभूमि से निरक्षर कर्मचारियों की संख्या 300 है, यानी कि निरक्षर यानी कि जो इलिटरेट थे उनकी संख्या 300 है। जो वाणिज्यिक पृष्ठभूमि से यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनकी संख्या का 1/2 है, यानी कि ये अगर निकालेंगे तो ये 600 आ गया हमारे पास, यानी कि यहाँ पर ये 600 हो गए। और इलिटरेट वाले कितने थे, 300 थे, टोटल कितना बन गया, 900 बन गया, यानी कि यही दोनों कितने दिए गए थे, अब ये 900 दिए गए थे। अब हम यहाँ पर देख लेते पूछा क्या गया है, यानी कि 45 = 900 यानी कि 20 गुना हो रहा है। इसका 20 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 400 हो गया। इसका अगर 20 गुना कर देंगे तो 35 दूनी 70 हो गया। इन दोनों को जोड़ के पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना या इसका मतलब ये बता देता कि कुल पूछा गया, तब वहाँ से चीज़ें अच्छे क्लियर हो जाती। तो समझ गए होगे, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था। अब ये सवाल आसान है भाई, ऊपर लिखा हुआ a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc लिखा, नीचे यहाँ पर पूरा फार्मूला लिखा, यानी कि इसका अगर फार्मूला खोलते हो तो a प्लस का b प्लस का c, और ये दिया गया था a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc, ठीक है। तो ये जो लिखा था ना ये फार्मूला, ये बिल्कुल सेम डिट्टो नीचे लिखा था। तो ये वाला टर्म ये पूरे ऊपर वाले से कट जाता, तो बचता क्या, केवल a प्लस b प्लस c बचता, यानी कि 2.3 15.9 3.7 7 3 10 9 19 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 5 3 8 3 11, यहाँ से लगा 1 21.9 आंसर आ जाता। चलो फिर ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, कुछ आपको डिफिकल्ट भी लगे होंगे, चीज़ें आप छोटी छोटी याद नहीं करोगे तो वो टाइम बनाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक आया था सवाल, ये अगर इसको मान लो जैसे नहीं याद होगा तो कैसे कर सकते थे, आपको sin a प्लस b का फार्मूला पता होना चाहिए था, यानी कि 45 प्लस का 30, फिर आप एक बार लगाते sin 45 माइनस का 30, तब तो इसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन इतना जरूरत नहीं, ये फेवरेट है। ट्रायंगल याद कर लो, चाहे tan 15 पूछे, cos 15 पूछे, कुछ भी 15 पूछ ले, चाहे 75 में पूछ ले, आप एग्जैक्ट निकाल आएंगे। और इस पे सवाल आया है, ऐसा नहीं मैंने पहले बताया है, नहीं मानते तो मैं कमेंट बॉक्स में वो वीडियो भी पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर, और याद ना आ रहा तो बता देना। मिलते हैं चलो फिर अगले वीडियो में, कमेंट करके लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।